नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में माउंट बैटन प्लान का एक रिवीजन करेंगे फटाफट। तो 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स से ब्रिटिश वुड क्विट इंडिया आफ्टर ट्रांसफरिंग पावर इनटू द रिस्पॉन्सिबल हैंड नॉट लेटर देन 3 जून 1948। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स से डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिशर्स 3 जून 1948 से पहले इंडियन पॉलिटिशियंस को पावर ट्रांसफर करेंगे और इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। ये बात है 20 फरवरी 1947 की। उसके अगले ही दिन 21 फरवरी 1947 को वायसराय ऑफ इंडिया को चेंज कर दिया गया था और अब न्यू वायसराय थे माउंट बैटन। पहले कौन थे? वेवल साहब। 3 जनवरी 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रपोज ए प्लान माउंट बैटन प्लान, ऑल्सो कॉल्ड 3 जून प्लान। तो भैया 3 जून 1947 को माउंट बैटन ने एक प्लान प्रपोज किया और ये प्लान था द माउंट बैटन प्लान। इस प्लान में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के पार्टीशन को एक्सेप्ट करके 2 नई कंट्री बनाने का डिसीजन लिया था, इंडिया और पाकिस्तान। और पार्टीशन की जो डेट तय की गई थी वो थी 15 अगस्त 1947। 2 कंट्री बनाएंगे। माउंट बैटन प्लान में क्या था? पार्टीशन, पाकिस्तान और इंडिया 2 न्यू कंट्री। पार्टीशन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल एंड पंजाब बिटवीन 2 न्यू कंट्री। माउंट बैटन प्लान के हिसाब से इंडिया के 2 प्रोविंस बंगाल और पंजाब, इन दोनों प्रोविंसेस को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। एक हिस्से को पार्ट बनना था पाकिस्तान का और दूसरे हिस्से को इंडिया का। इन दोनों स्टेट का डिवीजन इसलिए किया गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े प्रोविंसेस थे और मेजोरिटी यहाँ पर मुस्लिम्स थे, लेकिन यहाँ पर नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन, हिंदू सिख कम्युनिटी यहाँ पे भी ये बहुत भारी मात्रा में थी। तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में इन दोनों स्टेट को डिवाइड किया गया था। सर कैरिल रेडक्लिफ, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई। ए बाउंड्री कमीशन वॉज अपॉइंटेड फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब। तो भाई इन दोनों स्टेट को, पंजाब और बंगाल को, इसके 2 डिवीजन किए गए। मतलब पंजाब को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और बंगाल को भी। रेड क्लिफ के अंडर में एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया और इन्होंने पंजाब को 2 भागों में बांटा, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब। और इसी तरह बंगाल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। फेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड असम्स वॉज टू बी डिसाइडेड इन ए रेफरेंडम। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम के सहेलेट में रेफरेंडम करवाया गया। सहेलेट वैसे तो असम का पार्ट था, बट ईस्ट बंगाल मतलब ईस्ट पाकिस्तान के नजदीक होने के कारण इनको भी एक ऑप्शन दिया गया कि ये वोटिंग के जरिए ये फैसला करें कि भैया उनको इंडिया में जाना है, इंडिया का पार्ट बनना है या पाकिस्तान का। और दोनों केस में रेफरेंडम पाकिस्तान के पक्ष में आया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी और आसाम में भी, और इसलिए ये दोनों एरिया पाकिस्तान के पार्ट बन गए। खान अब्दुल गफार खान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस लीडर खान अब्दुल गफार खान अपोज दिस रेफरेंडम। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो रेफरेंडम करवाया गया था, बेसिकली यहाँ पर जो सबसे बड़े लीडर थे खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी खुदाई खिदमत खार, और क्योंकि ये बहुत लाल रंग के कपड़े पहनते थे इसलिए इन्हें रेड शर्ट भी कहा जाता था। तो खान अब्दुल गफार खान क्या है, जो रेफरेंडम हो रहा था उसके सख्त खिलाफ थे। इसके चलते काफी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की जो पॉपुलेशन थी उसने रेफरेंडम में पार्टिसिपेट किया ही नहीं था। तो भाई जब 1946 के जनवरी में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इलेक्शन हो रहे थे, उसमें जितने लोगों ने वोट डाले थे उसके कंपैरिजन में रेफरेंडम में सिर्फ 15% लोगों ने ही वोट डाले थे। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ने तो वोट डाला ही नहीं था रेफरेंडम के लिए। बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल टुगेदर फॉर्म पाकिस्तान। तो ये सब एरिया आपको पता ही है अब आज के टाइम में पाकिस्तान के पास है। तो ये सारे एरिया बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, ठीक है, इनसे मिलकर बना था पाकिस्तान। अब बात करते हैं प्रिंसली स्टेट्स की। 563 टोटल प्रिंसली स्टेट थे दैट टाइम। अच्छा जी, 563 क्या है? 563 से ज्यादा ही बोलेंगे। जो प्रिंसली स्टेट राजे रजवाड़े थे, इन विच 560 आउट ऑफ 563 साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया बिफोर 15 अगस्त इटसेल्फ। तो जिन्हें माउंट बैटन प्लान के हिसाब से आजाद कर दिया गया था, यानी अब खुद जो ये प्रिंसली स्टेट थे, राजे रजवाड़े थे, इनको खुद डिसाइड करना था इनको किसके साथ जुड़ना, पाकिस्तान या इंडिया के साथ में, या फिर ये आजाद रहना चाहते हैं। तो बेसिकली इनके पास 3 ऑप्शन थे भाई, या तो पाकिस्तान के साथ जुड़े, या इंडिया के साथ जुड़े, या खुद आजाद रहें। तो इनमें से 563 में से 563 ने तो क्या है, इंडिया के साथ
साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था। लेफ्ट कितने बचे? तीन कौन से थे? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो भाई 15 अगस्त तक ये स्थिति थी। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया गोट इंडिपेंडेंस। तो भाई 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हो गया। लोग एकदम खुश थे, लेकिन आजादी के साथ साथ पार्टीशन का जो दर्द था वो भी बहुत बड़ा था। लोग जो साथ साथ रह रहे थे वो अचानक से बिछड़ गए, कत्लेआम हुआ। उसके बाद जूनागढ़ की बात करते हैं। जो ये 3 जो रह गए थे ना, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया इंडिया के साथ, उनकी बात करते हैं। जूनागढ़ में थे मुस्लिम रूलर कौन? मोहम्मद महाबत खान III। जूनागढ़ आज के टाइम में है गुजरात का पार्ट। तो यहाँ पे थे जूनागढ़ में मुस्लिम रूलर, ठीक है। बट जूनागढ़ की जो प्रजा थी ना वो थी भैया मेजोरिटी ऑफ हिंदू। 15 सितंबर इंडिया आजाद हो चुका है अगस्त में, अब सितंबर की बात चल रही है। 15 सितंबर 1947 को जो ये मुस्लिम रूलर हैं मोहम्मद महाबत खान थे, इन्होंने जिन्ना के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हिंदू जो पॉपुलेशन थी ना, इन्होंने क्या किया? रिवोल्ट कर दिया। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। ये जो रूलर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद जिन्ना ऑन 15 to 16 सितंबर 1947। लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू मेजोरिटी थी, उन्होंने क्या है? रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। जूनागढ़ में 20 फरवरी 1948 को एक प्लेबिसाइट करवाया गया। जूनागढ़ में 20 फरवरी 1948 को प्लेबिसाइट कंडक्ट किया गया। इसमें 99.9% लोगों ने इंडिया के फेवर में वोट किया। तो अल्टीमेटली जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बना दिया गया। उसके बाद बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद के रूलर थे उस्मान अली खान, ये भी मुस्लिम थे। लेकिन यहाँ पे हैदराबाद में जो पॉपुलेशन थी वो थी 80% हिंदू। और उस टाइम पे हैदराबाद इंडिया का सबसे अमीर, सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल प्रिंसली स्टेट था। यहाँ पर उस्मान अली खान मतलब जो ये रूलर हैं, इन्होंने थोड़ा अलग सोचा। इन्होंने सोचा कि ना तो इंडिया के साथ जुड़ते हैं ना पाकिस्तान से मिलेंगे। इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे ये बिल्कुल आजाद रहना चाहते थे, इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। चलो जी, रूलर के पास अपनी आर्मी थी जिसे क्या बोला जाता था? रजा। इन्होंने इस आर्मी के बेस पे सोचा कि इंडिया से कोई आएगा, पाकिस्तान से जो भी आएगी आर्मी आएगी या कोई भी आएगा, उनसे हम निपट लेंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सितंबर 1948 को क्या है? हैदराबाद को एनेक्स कर लिया। ये एक आर्मी ऑपरेशन था। इंडियन गवर्नमेंट एनेक्स हैदराबाद ऑन सितंबर 1948। ऑपरेशन था जिसका नाम था पोलो। ऑन 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद वॉज इन्वेडेड बाई इंडिया। उसके बाद थर्ड जो प्रिंसली स्टेट था वो है जम्मू एंड कश्मीर, जिसका मसला आज भी चलता है। तो यहाँ पे जो रूलर थे वो थे हिंदू, हरि सिंह, और पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी मुस्लिम। 70% जो पॉपुलेशन थी वो थी मुस्लिम। हरि सिंह साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया ऑन 26 अक्टूबर 1947 को। इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो साइन तो कर लिया, लेकिन इससे पहले की कहानी सुनो। हरि सिंह भी यही सोच रहे थे कि भैया ना तो हम इंडिया से मिलेंगे ना पाकिस्तान से मिलेंगे, हम रहेंगे आज़ाद। यहाँ पर हुआ क्या? पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर को एक्वायर करने के लिए उस पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने क्या सोचा कि जैसे इंडिया ने हैदराबाद को भैया एनेक्स कर लिया, वैसे ही हम जम्मू कश्मीर को एनेक्स कर लेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और बेशक चाहे रूलर वो हिंदू क्यों ना हो। हैदराबाद में क्या था? मुस्लिम रूलर था, पॉपुलेशन क्या थी? हिंदू थी। इसलिए इंडिया ने क्या है भैया उसको एनेक्स कर लिया, वैसे ही हम कर लेंगे। पर यहाँ पर ट्विस्ट हुआ। हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 में इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा था? एक तरफ तो यहाँ पे हुआ क्या था कि एक तरफ तो जब ये पाकिस्तान ने एनेक्स करने के लिए अटैक जो किया, उसमें क्या पाक आर्मी जम्मू कश्मीर में घुसी चली आ रही थी, कत्लेआम मचा रही थी। तो हरि सिंह भागे भागे इंडिया के पास गए और बोले कि हमें बचाओ। इंडिया बोला ठीक है। तो इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान फोर्सेस को आगे बढ़ने से क्या है जो पाक आर्मी थी उसको रोक तो दिया, लेकिन उसमें वो एक्चुअली पाक आर्मी नहीं थी, वो सारे कबीले वाले लोग थे जो कत्लेआम मचा रहे थे। लेकिन पाक फोर्सेस जितना अंदर घुस पाई थी वो एरिया अभी भी पाक के पास है। मतलब वो एरिया आज भी पाकिस्तान के पास है, जिसको हम POK, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर कहते हैं।
एक्चुअली यही हुआ ना कि जितनी जो पाकिस्तान के जो ये कबीले फोर्सेस जो आतंकवादी थे ये घुस आए, जहाँ तक इन्होंने कत्लेआम मचाया, जब तक जो राजा थियारी सिंह इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया ना तब तक तो ये जो पाक फोर्सेस थे जो आतंकवादी थे ये क्या है भैया जम्मू कश्मीर को आधा कब्जा चुके थे। उसके बाद इंडियन आर्मी गई है वहाँ पे, पहुंची है, उनको रोका है वहाँ पे, ठीक है। तो तब तक तो क्या ये जो एरिया था ये पाकिस्तान के हिस्से में जा चुका था, जिसको आज हम पाक ऑक्यूपाई कश्मीर कहते हैं। तो ये भी ले लेंगे हम, अभी 370 तो हट ही चुका है, तो इसको भी हम धीरे धीरे ले लेंगे भैया, अटैक करके छीन लेंगे इनसे, वापस तो लेना ही है। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज आस्क्ड बाय द इंडियन लीडर टू कंटिन्यू एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर सम मोर टाइम। तो इंडियन लीडर्स के कहने पर लास्ट जो वायसराय थे माउंटबेटन, ये 21 जून 1948 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने रहे, और इंडिया के जो पहले पीएम थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल बने वो बने जिन्ना, और पाकिस्तान के जो पीएम बने वो बने लियाकत अली खान। उसके बाद ब्रिटिश मोनार्क विल अबॉलिशन ऑफ द यूज ऑफ द टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया। तो भाई माउंटबेटन प्लान ने ये भी बोला कि ब्रिटेन के जो राजा हैं वो अब एम्परर ऑफ इंडिया का जो टाइटल है वो यूज नहीं करेंगे। हाउ एवर दिस वॉज सब्सिक्वेंटली एक्सिक्यूटेड बाय किंग जॉर्ज 6th बाय रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑन 22 जून 1948। हालांकि ये टाइटल उन्होंने ऑफिशियली 22 जून 1948 को छोड़ा। तो यही था एक रिवीजन माउंटबेटन प्लान का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना गाइज, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।